हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट जो लाइव क्लास थी अपनी जो है गूगल मीट के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो टॉपिक कंप्लीट कराया और उससे करते करते लगभग हमारा 50% जो है वो कोर्स भी कंप्लीट हो गया। 5 लेसन्स जो है वो आपके हो चुके हैं और जिसमें से 2 लेसन तो अभी टिल नाउ आपको जैसे वीडियोज़ पर जो है वो मिल ही जाएंगे और बाकी के 3 लेसन जो क्लास में और मैंने आपको जो है अभी लास्ट गूगल मीट पे कंप्लीट कराए। तो मौका मिलेगा तो उसको भी अपन जो है या तो वीडियो के अंदर या क्लास लगेगी तो एक बार जो स्टूडेंट नहीं कर पाए उनको भी एक बार फिर से बता देंगे। अभी मैं आज एक टॉपिक जो आपके स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये 1 यूनिट का एक ही लेसन है। तो इस तरह के 2 टॉपिक है आपके कोर्स के अंदर जिसके अंदर कि 1 यूनिट के अंदर आपका एक ही लेसन बनता है। तो मैं अभी सब्सिक्वेंटली वही ट्राई करता हूँ कि वही लेसन्स मैं आपको करवा दूंगा, जैसे कि आपके उसको करने से ही 2 यूनिट्स कंप्लीट होगी और हर यूनिट में से नियरली वैसे तो 20 नंबर की आपकी यूनिट होती है, लेकिन अगर आप अटेंड करना चाहें तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 7 नंबर का और 15 नंबर का, यानी कि 26 मार्क्स के क्वेश्चंस आप जो है वो 1 यूनिट में से अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन और में आते हैं इसलिए। तो 15 मार्क्स के अंदर एक जो फ़ायदा है आपका कि ये 2 यूनिट है, 2 लेसन की 2 यूनिट है। अभी मैंने जो जस्ट कंप्लीट करवाई थी आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, डबल अकाउंटिंग, तो वो भी काफ़ी इजी सबको समझ में आई थी, कोई प्रॉब्लम उसमें आती नहीं। तो मतलब इस तरह से लेकर कोर्स आपका जो है वो काफ़ी ठीक है यूनिट वाइज, और अच्छे से प्रिपरेशन यूनिट को ध्यान में रखते करें तो आप सेकंड यूनिट जो है बस वही थोड़ा ज़्यादा लेंदी है। अदरवाइज़ आपके ये 3 यूनिट जो है 3rd, 4th, 5th और इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट है वो सारे आपके मॉडरेट ही है, जिसमें ये एक यूनिट में एक लेसन है। ये तो एक गोल्डन चांस है कि आप इस लेसन को अच्छे से तैयार करो, तो जिससे 2 लेसन से आपका 40% कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है। तो मैं अभी आपको स्टार्ट करा रहा हूँ इसके अंदर अमालगमेशन ऑफ कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए अमालगमेशन का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी अपने बिजनेस को क्लोज करे, उसका लिक्विडेशन करे, उसको वाइंड अप करे, जिसको समापन कहते हैं, और समापन करने के बाद फिर एक नई कंपनी जो है उसका जो है निर्माण करती है, तो उसको अपन बोलते हैं अमालगमेशन। और विलीनीकरण जो होता है, मर्जर करना, विलीनीकरण का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक कंपनी अपना बिजनेस बंद तो करे, लेकिन वो खुद एक नई कंपनी ना बनाए, बल्कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कि जो एक पहले से विद्यमान कंपनी है उसको अपना बिजनेस जो है वो दे दे, अपना बिजनेस बंद करके। तो ये आपका जो है एकीकरण वर्ड का मतलब होता है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। ये अपन लेसन का एक अलग सा पूरा पार्ट है, तब देखेंगे। तो एकीकरण जो बेसिकली होता है, अमालगमेशन जो होता है बेसिकली वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है विलय की प्रकृति का एकीकरण जिसको बोलते हैं मर्जर या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट भी इसका नाम है इंग्लिश में, और दूसरा होता है क्रय की प्रकृति का एकीकरण। तो मर्जर जो होता है उसका मीनिंग ये होता है कि आप किसी बिजनेस को पूरी तरह से मर्ज कर लेंगे, ढक देंगे। जैसे मान लीजिए अपन किसी चीज़ को अगर पूरा का पूरा जो है वो कवर कर देते हैं, तो मतलब उसको फिर उसको अपन अगर लेंगे तो इसका मतलब कि वो आपके बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है टोटली, तो उसको मर्ज करना बोलते हैं। तो मर्जर मेथड के अंदर आपके जो है एक कई सारे रूल्स होते हैं। वो क्या क्या रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसकी जो थ्योरी होगी तो वो मैं आपको जो है जो लिखनी है आपको कॉपी में, तो एज पॉसिबल एज मैं जो है वीडियो के बाद आज को आपको जो इवनिंग तक जो है वो सेंड कर दूंगा क्लास वाले ग्रुप के ऊपर। तो वहाँ पे जाकर आप जो थ्योरी सिस्टमेटिक जो भी लिखना है तो वो सारा मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो देखिए कि इसके अंदर जैसे मर्जर मेथड के अंदर कुछ खासियत होती है कि क्या क्या मेन बातें होती है वो मैं बताता हूँ। पहली बात ये होती है मर्जर मेथड के अंदर कि जैसे परचेज मेथड आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे अगर आप लोग क्लास या मेरे से रेगुलरली कनेक्ट है तो मैंने एक्विजिशन ऑफ बिजनेस जो है परचेज ऑफ बिजनेस टॉपिक पढ़ा है। तो उसके अंदर ये था कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो उसमें क्या किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कैसे उसका परचेज कंसिडरेशन निकाला जाता है, कैसे एंट्रीज करते हैं, कैसे पेमेंट्स करते हैं। और ये परचेज मेथड आप लोगों के 12th में भी था, फर्स्ट ईयर में भी था। फर्स्ट ईयर में पार्टनरशिप के अंदर था कि पार्टनरशिप फर्म जो है अपना बिजनेस किसी कंपनी को बेचती है या उसके साथ अमालगमेशन करती है, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत पढ़ा ऐसा है जिसका कुछ फॉर्मूले भी आपको याद होंगे, जैसे गुडविल बराबर पीसी माइनस नेट एसेट्स। तो ये सारी चीज़ें तो परचेज मेथड की होती है। लेकिन मर्जर मेथड में क्या विशेषताएं होती है कि पहली बात कि मर्जर मेथड के अंदर आप किसी बिजनेस को अगर परचेज करते हो, अगर उसका अमालगमेशन करते हो, तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आप उसकी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी लेंगे, इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट सरप्लस भी। जबकि परचेज मेथड में ऐसा नहीं होता है। परचेज मेथड में आप सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी लेते हो, और एसेट लेते समय परचेज मेथड में आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि भाई आप चाहें
तो एसेट लें ना लें, आप चाहें तो उनकी रेट्स को जो है वो भी उस पर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिक्टिशियस एसेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम संपत्तियां, जैसे कि अंडरराइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। तो ये बेसिकली पुरानी कंपनी के जो इस तरह के एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल लॉसेज होते हैं, जिसको कंपनी ने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, तो उसको भी हम नहीं लेते। लेकिन मर्जर मेथड में ऐसा नहीं होता। मर्जर मेथड में आपको सारी एसेट लेनी है, चाहे भले वो टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे फिक्टिशियस एसेट्स हो, प्लस उनकी किसी की भी रेट को छोड़ने का आपको अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। जैसे है एज इट इज़ आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और रही बात लायबिलिटी की, तो परचेज मेथड के अंदर तो अपन लायबिलिटी लेते हैं, वो केवल कौन सी लेते हैं, केवल आउटसाइड लायबिलिटी लेते हैं। और जबकि मर्जर मेथड में आउटसाइड के साथ आप सारी लायबिलिटी जो बिजनेस की है वो लेंगे, जिसके अंदर लायबिलिटी में आपके जो है आउटसाइड लायबिलिटी भी आएगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पी&एल आदि सारे के सारे आते हैं। जबकि परचेज में केवल अपन क्या लेते हैं, सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी, और प्लस उनकी भी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया मेन फर्स्ट पॉइंट जो है, जिसके अंदर मर्जर मेथड का खास जो है कंटेंट आता है, एक्सट्रैक्ट आता है। फिर सेकंड पॉइंट ये होता है कि मर्जर कंपनी जो है जब करती है, तो मर्जर को करने पर पुरानी कंपनी जो है, जो अपना बिजनेस बेच रही है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसफरर कंपनी और हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरक, यानी कि जो अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफ़र करके हमको देगी ट्रांसफरर, और जिसको मिल रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसफी कंपनी, जिसको क्रेता कंपनी, परचेजिंग कंपनी के नाम से भी अपन जान सकते हैं। तो ये कंपनी क्या करेगी कि जब पुरानी कंपनी जो अपने बिजनेस को बेच रही है, परचेज करने वाली कंपनी उसके एटलीस्ट 90% जो है शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स देगी। तो आप यूँ कह सकते हैं कि पुरानी कंपनी के एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर नई कंपनी के अंदर जो है वो शेयर होल्डर बनने चाहिए, तब आपका जो है ये मर्जर मेथड अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। प्लस इसके अलावा एक आध कंडीशन और होती है। एक ये है कि जो नई कंपनी पुरानी कंपनी के बिज़नेस को जो टेक ओवर कर रही है, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो पुरानी कंपनी का बिज़नेस जो है वो कैरी करेगी, उसको कंटिन्यू करेगी। तो दैट मीन्स कि वो पुरानी कंपनी का बिज़नेस जो है वो चलाएगी, जिस नेचर का बिज़नेस था उसको वो कंटिन्यू करेगी। एक ये हो जाएगा इसके अंदर। और इसके अलावा ठीक है, मेन तो आपके यही है। और परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट जो मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम वो किस में होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मर्जर मेथड के अंदर होती है। और उसके बाद अपन मर्जर मेथड के अंदर एंट्रीज करते हैं कि भाई कौन कौन सी मर्जर मेथड में एंट्री होती है। तो वो एंट्री जो है मैं आपको इसमें बोर्ड पे एक बार लिख कर समझा दूंगा, और प्लस थ्योरी जो लिखनी है आपको पूरी कंटेंट अच्छे से लिखना है, तो वो मैंने आपको कहा कि मैं आपको भेज दूंगा एक बार थ्योरी जो है, जिसको कि आपको नोट करने के बाद उसको कंटिन्यू फिर आगे लिखना है। तो मैं एक बार एंट्री सारी नोट करता हूँ और उसके बाद सारी एंट्रीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ जनरल एंट्रीज जो है जो इस मेथड के अंदर होगी वो सारी एंट्री एक बार लिख दी है, ठीक है। तो आप चाहे तो बोर्ड से लिख दें या फिर जो मैं नोट्स आपको भेजूंगा उसमें से भी आप जो है वो लिख सकते हैं। तो मर्जर मेथड के अंदर जो एंट्री होती है, पहली होती है परचेज कंसिडरेशन ड्यू, यानी कि पीसी ड्यू। अगर आप किसी एसेट्स को खरीदते हो तो एंट्री करते हो एसेट्स टू वेंडर, लेकिन यहाँ आप एसेट नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस खरीद रहे हो तो उसकी एंट्री होती है जनरली बिजनेस परचेज टू वेंडर। लेकिन यहाँ पर वेंडर की जगह वर्ड यूज़ किया है लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर का मतलब होता है, लिक्विडेटर का मतलब समापन करने वाला, ट्रांसफरर का मतलब विक्रेता, यानी कि जो विक्रेता अपना बिजनेस बंद करके आपको ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो इसके अंदर आपके आएगा। अभी इसके बाद अगर हम उस बिज़नेस को खरीद रहे हैं जिसकी एसेट लायबिलिटी ले रहे हैं तो वो सारी की सारी एसेट्स जो हमने ली है वो डेबिट कर देंगे। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बुक वैल्यू पर हमेशा अपन को लेना है। मतलब ना तो आपको एसेट्स को चेंज करना है, ना लायबिलिटी को चेंज करना है, ना उसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है उस पर हम लेंगे और उसको अपन क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। तो सारी एसेट्स एक एक करके अपन डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी जो होगी वो क्रेडिट करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के जो आइटम्स हैं वो भी अपन सारे के सारे इसके अंदर लिखेंगे और लास्ट में लिखा जाएगा टू बिजनेस परचेज। वो वही अमाउंट होगा जो आपने यहाँ पे ऊपर से जो है यहाँ फर्स्ट एंट्री में जो फर्स्ट में डेबिट किया उसी को आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके बाद थर्ड एंट्री जो होगी वो होगी आपकी परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने की। तो थर्ड एंट्री के अंदर अपन यहाँ एंट्री करेंगे कि लिक्विडेटर जो है ट्रांसफर कंपनी, जो फर्स्ट एंट्री में हमने जिसको क्रेडिट किया था उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और उसको अगर शेयर दे रहे हैं तो शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस दे रहे हैं तो प्रेफरेंस,
डिवेंचर दे रहे हैं तो डिवेंचर का नाम अपन क्रेडिट करेंगे, और अगर उन शेयर्स के ऊपर प्रीमियम है, डिवेंचर पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। और अगर डिवेंचर पे डिस्काउंट है, क्योंकि शेयर पे तो डिस्काउंट होता नहीं है, 2013 एक्ट के बाद इक्विटी शेयर इशू करने पर या शेयर इशू करने पर डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, तो इसीलिए डिस्काउंट केवल डिवेंचर्स पे होगा। तो डिवेंचर पे डिस्काउंट हो तो उसको डेबिट करिए, और लास्ट में अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो टू बैंक करके उसको लिख देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स। तो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर का मतलब ये होता है कि पुरानी कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर्स थे, तो हमको उसके बदले में अपने डिवेंचर्स देने हैं, जिससे कि उसके डिवेंचर का खाता क्लोज हो जाए और हमारे डिवेंचर का खाता उसमें एग्जिस्ट रहे। तो डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी जो हमने यहाँ लायबिलिटी ली उसके साथ डिवेंचर भी आएंगे, तो उसके डिवेंचर के बदले हम अपने डिवेंचर देंगे, तो डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ये एंट्री बनेगी। उसके बाद अमालगमेशन, यानी कि हम जो बिजनेस को मर्ज कर रहे हैं या फिर हम जो है इसके अंदर कोई एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हैं रियलाइजेशन का, तो वो सारा आपका डेबिट करेंगे, उसको एंट्री करेंगे उसकी P&L अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मर्जर मेथड में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस, वो जनरल रिजर्व में एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, कि भाई अगर कोई नुकसान होगा तो वो आप उसमें जो है करेंगे, उसको जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, और जब कोई फ़ायदा होगा तो जनरल रिजर्व को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये भी मैंने थ्योरी के अंदर जो है वो नोट्स में भेजूंगा, उसमें ये लिखा हुआ होगा। तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लास्ट, कि अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो उसके जो फॉर्मेशन पे जो खर्चा हो रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करने का जो खर्चा होता है, तो वो होगा आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से। तो ये एंट्री आपके मर्जर मेथड में भी होगी, और मोस्टली लगभग सारी एंट्री एक्सेप्शन ऑफ मेन जो बड़ी एंट्री है वो सेकंड एंट्री में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं आपको। बाकी तो आपका मर्जर मेथड हो या परचेज मेथड हो, दोनों के अंदर जो एंट्रीज रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, सिमिलर। इसके बाद आपको इसमें एक कैलकुलेशन चाहिए होती है कि आप चाहे परचेज मेथड हो चाहे मर्जर मेथड हो, आपको एक चीज़ इसमें बहुत मेन इंपॉर्टेंटली चाहिए होती है, वो होती है परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि अगर अपन किसी बिजनेस को परचेज करते हैं और उसके बदले में कोई कंसिडरेशन चुकाते हैं, तो परचेज करने के बदले में जो कंसिडरेशन चुकाएंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन निकालने के कई सारे मेथड होते हैं और कई तरीके से आप उसका पेमेंट भी जो कर सकते हो। तो पेमेंट तो कैसे कर सकते हो, वो तभी भी आपने यहाँ एंट्री में देखा है कि वेरियस टाइप जो है, शेयर, डिवेंचर, कैश, कैसे भी आप उसका पेमेंट कर सकते हो। लेकिन परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसके टोटल 4 मेथड्स होते हैं। तो वो चारों मेथड में आपको जो है वो एक बार इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार आपके लिए मैं पूरा बोर्ड जो है वो दिख रहा है, जैसे कि अगर आपको एंट्री वेंट्री लिखनी हो तो आप इसमें आराम से लिख सकें। तो देखिए, परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस को परचेज करते समय जो कंसिडरेशन आप चुकाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन। लेकिन परचेज कंसिडरेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो सबसे पहला होता है एक मुश्त भुगतान विधि। तो इस मेथड में क्या होता है कि अपन कोई भी तरह की कैलकुलेशन नहीं करते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, हर चीज़ की हम डायरेक्टली उसको एक ऑफर दे देते हैं कि हम आपका बिजनेस जो है वो इतने लाख में जो है वो परचेज कर रहे हैं, इतने करोड़ में हम आपको परचेज कर रहे हैं। तो वो उसके लिए एग्री हो जाता है। जैसे हमने एक रफली उसकी बैलेंस शीट देख ली कि भाई उसकी बैलेंस शीट जो है उसके अंदर जो है 5 लाख रुपए के एसेट्स है, तो हमने उनको एक जो है ऑफर दे दिया कि भाई हम 6 लाख रुपए में आपके बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं, पर हमने बैठकर कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करना या किसी तरह की जो है कैलकुलेशन नहीं करी, एक लमसम अमाउंट उसको बता दी। तो ये अमाउंट अगर ये मेथड अगर यूज़ होता है क्वेश्चन के अंदर, तो ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी पहले से ही कि भाई परचेज कंसिडरेशन इतना है, और उस अमाउंट का पेमेंट आपको कैसा करना है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। या हम कहें कि इस मेथड में आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, चाहे कैश में करो, चाहे शेयर्स में करो, डिबेंचर्स में करो, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है जैसा होगा वो लिखा होगा। फिर ऐसा तो भुगतान विधि। तो इस मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ये बताया हुआ होता है कि भाई आपने परचेज कंसिडरेशन के बदले क्या क्या चुकाया है, बस उन सबको जोड़ लो तो वो आपका परचेज कंसिडरेशन बन जाता है। जैसे मान लीजिए वो कहे कि आपने 2 लाख रुपए के शेयर्स दिए हैं, 1 लाख रुपए डिवेंचर्स दिए हैं और 50,000 रुपये आपने कैश का पेमेंट किया, तो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख और 50,000, 3.5 लाख रुपए मतलब आपका क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि इसमें कभी भी यूँ नहीं होगा कि भाई आप ये कहो कि मैंने इतना पेमेंट कैश में कर दिया और रिमेनिंग अमाउंट शेष राशि जो है मैं शेयर्स में पेमेंट करूंगा या कैश में पेमेंट करूंगा। तो अगर रिमेनिंग शब्द लिख कर उसने छोड़ दिया तो ये मेथड आपका सफिशिएंट नहीं होगा। इसके अंदर सारी चीज़ें जो आपने दी है वो आपको पता होनी चाहिए, उन सब की टोटल करके ही आपका आंसर जो है वो निकलेगा। देन उसके बाद आपका अगला पॉइंट है नेट एसेट्स मेथड। तो जब क्वेश्चन के अंदर ये दोनों मेथड आपके नहीं एप्लीकेबल होते हैं तो ये थर्ड मेथड आपका नेट एसेट्स मेथड आपका यूज़ होगा, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जो भी एसेट्स आपने ली है और जो लाइबिलिटीज़ ली है उन दोनों का अपन डिफरेंस करेंगे और उसका डिफरेंस करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, नेट एसेट्स। लेकिन ध्यान ये रखना है कि नेट एसेट्स का जब अपन यूज़ करें तब एसेट लाइबिलिटी की अगर प्रेजेंट वैल्यू हो तो प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, और अगर प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी तो आपको पुरानी वैल्यू यानी कि उसकी जो बुक वैल्यू है वो लेनी है। एसेट लेते समय आपको ध्यान रखना है कि फिक्टिशियस एसेट नेट एसेट्स में शामिल नहीं होती है, जबकि आपकी दूसरी वाली जो होती है टेंजिबल इनटेंजिबल वो सब अपन शामिल करेंगे। और एसेट के साथ लाइबिलिटी लेंगे तो लाइबिलिटी की भी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है तो अपन को बुक वैल्यू जो है उसके अंदर लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका इसके अंदर लास्ट है शेयर एक्सचेंज मेथड। तो शेयर एक्सचेंज मेथड के अंदर क्या रहता है कि अगर अपन पुरानी कंपनी जो है जो अपना बिजनेस बेच रही है, नई कंपनी जो है अपना बिजनेस बेच रही है, खरीद रही है, तो वो क्या करेगी कि अपने दोनों कंपनीज के शेयर के हिसाब से मैं पुरानी कंपनी जो है वो नई कंपनी कितने शेयर जो है वो देगी जिससे कि उसका परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ए कंपनी जो है उसको बी कंपनी परचेज कर रही है तो परचेजिंग कंपनी बी कंपनी जो है अपने शेयर की वैल्यू निकाल देगी, और मान ले उस शेयर की वैल्यू 10 रुपये आ रही है और उसको परचेज कंसिडरेशन 1 लाख रुपए देना है, तो 1 लाख में वो 10 का भाग लगा देगी, तो इसका मतलब कि 10,000 शेयर उसको देने पड़ेंगे। और मान लेते हैं कि उसके पहले शेयर 5,000 है, तो 5,000 के बदले अपन उसको कितने दे रहे हैं, 10,000 शेयर दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि हर एक शेयर पर अपन को कितने शेयर देने पड़ेंगे, 2 शेयर, क्योंकि 5 को 10 दे रहे हैं तो एक पर कितना देना पड़ेगा, 2। तो ये आपका शेयर एक्सचेंज मेथड जो है वो आपके कहलाता है। और दूसरी बात, अगर शेयर की प्राइस नहीं दी हुई है तो उसको निकालने के लिए नेट एसेट्स मेथड यूज़ किया जाता है। नेट एसेट्स मेथड बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमने एसेट्स और लाइबिलिटी है उसका जो डिफरेंस करके जो नेट एसेट निकालते हैं इस मेथड में, थर्ड मेथड में, तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स का भाग लगाएंगे तो उससे हमारा आंसर आएगा, तो वो क्या आ जाएगा आपका, इसके अंदर शेयर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं कल इसमें आज जैसे मैंने आपको मर्जर और उसकी सारी एंट्रीज बताई है, तो वैसे के वैसे मैं आपको इसके अंदर या तो फिर इसको मर्जर वाले को ही मैं कंटिन्यू कर दूंगा, और थ्योरी जो है मैं आपको परचेज और मर्जर दोनों की जो है एक बार भेज दूंगा। तो थ्योरी आप एक बार सारी लिख लेना, जैसे कि फिर नेक्स्ट में जब परचेज मेथड कराऊं तो उस समय परचेज मेथड का भी आपको जो है साथ साथ एक्सप्लेन हो रखा होगा, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा उसको आपको बता दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।